यानी कि सपोज कीजिएगा कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पड़ा है और मैं 200 फीट दूर खड़ा हूँ और मेरे को ये चीज बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है कि हाँ वहाँ कुछ पड़ा है या फिर वहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। अब मेरे साथ में कोई दूसरा खड़ा है जिसमें है ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या है ब्लाइंडनेस। अब इस बंदे को उस थिंग को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इस बंदे को उस थिंग को देखने के लिए मेरे से दूर और उस चीज के पास में जाना पड़ेगा। और उस चीज के कितना पास में जाना पड़ेगा सर? उस चीज के उसको 20 फीट पास में जाना पड़ेगा। यानी कि जब उस चीज के 20 फीट पास में जाके भी जाने पर उसको दिखाई दे, या फिर 20 से भी कम, यानी कि 20 से भी कम, यानी कि 19, 18, 17, 16 फीट तक उसको जाना पड़े उस चीज को देखने के लिए। यदि इतना किसी का विजन डिसोसिएटेड है, किसमें? हेल्दी आई में, तो उस पर्टिकुलर बंदे को मैं क्या बोलूंगा सर? उस पर्टिकुलर बंदे को मैं बोलूंगा ब्लाइंडनेस। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल सर। आगे चलते हैं आगे की तरफ, इसको और कैसा अपन डिफाइन कर सकते हैं या फिर इसको क्या बोले? तो सर जो ब्लाइंडनेस इसके क्या कॉज है सर? बहुत ही ज्यादा इसके कॉज हैं। ठीक है, क्या क्या कॉज है ब्लाइंडनेस होने के? तो सर सबसे पहला जो कॉज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कॉज है आपका जेनेटिक हो गया। ठीक है, दूसरा कॉज है वो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक, जिनके मदर फादर के अंदर, जिनके दादा दादी नाना नानी के अंदर, यानी फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री जो अपनी जो जनरेशन होती है, यानी उनके अंदर यदि किसी में ब्लाइंडनेस जैसी कोई कंडीशंस प्रेजेंट थी तो उस कंडीशन के साथ में आप देख सकते हो कि उस बंदे पे भी ब्लाइंडनेस हो। सर दूसरा कॉज क्या है? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। किस टाइप का कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन? मान लीजिए कि किसी बंदे के अंदर जो अपनी आईज है वो डेवलप ही नहीं हो, एनाप्लेजिया हो। सर ऑप्थेल्मिक जो टिश्यू है उसकी एट्रोपी हो। सर एनाप्लेजिया का मतलब होता है कि जो प्लेजिया का मतलब सेल, यानी कि जो सेल्स है वो डेवलप ही ना हुई हो। सर एट्रोपी का मतलब है कि जो आपकी सेल्स है उनकी साइज छोटी हो। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों चारों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं ये जो टर्मिनोलॉजी इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है सर, देखिएगा, एक होता है हाइपरप्लेजिया, दूसरा होता है एट्रोपी, तीसरा होता है हाइपरट्रॉफी और अगला होता है मेटाप्लेजिया। सर इन चीजों को मैं डिफाइन करना चाहूँ। हाइपरप्लेजिया, सपोज करो कोई ऑर्गन है, कोई सा भी ऑर्गन है, और इस ऑर्गन को पूरा बनने के लिए या फिर इस टिश्यू को पूरा बनने के लिए 100 सेल की जरूरत है। लेकिन यदि इसमें मैं इसको डिफरेंट स्लाइड में बता देता हूँ आपको। हाइपरप्लेजिया ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाइपरप्लेजिया ये एक्चुअली क्या छोटी टर्मिनोलॉजी है जो मैं नहीं छोड़ना चाहता। क्या पता अटक जाए एक क्वेश्चन, क्या पता है 2 क्वेश्चन आ जाए, सीधा ही टर्मिनोलॉजी आ जाए, और CHO एग्जाम में तो ऐसी छोटी चीजें सीधी पूछी जाएगी। सर हाइपरप्लेजिया का मीनिंग है, मान लीजिए कोई टिश्यू है और इस टिश्यू को फॉर्म होने के लिए 100 सेल की जरूरत है। कोई सा भी टिश्यू मान लीजिए, यदि इस पर्टिकुलर सेल में 100 से ज्यादा सेल डेवलप हो गई, यदि नॉर्मल सेल से ज्यादा सेल हो गई, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। यदि इस ऑर्गन में या इस टिश्यू में बहुत ही ज्यादा सेल्स डेवलप हो गए तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? हाइपरप्लेजिया। सर हाइपरट्रॉफी क्या है? हाइपरट्रॉफी तो सर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और बिल्कुल यकीन कीजिएगा। सपोज कीजिएगा ये वही टिश्यू है जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था, और इस टिश्यू के अंदर 100 सेल्स है, इस टिश्यू में 100 सेल्स है। सर ये जो टिश्यू है वो टिश्यू आपका फैला हुआ था
आपका फैला हुआ था लगभग इतनी सी जगह में। सर ये जो टिश्यू है वो इतनी सी जगह में फैला हुआ था, बट यदि उस टिश्यू में हाइपरट्रॉफी हो गई, तो हाइपरट्रॉफी का मीनिंग होता है इंक्रीज साइज ऑफ सेल, इंक्रीज साइज ऑफ सेल, यानी कि जो टोटल इसके अंदर जो 100 सेल्स है जो पहले इतनी सी जगह में थी, अब वो अपना जो साइज है उस साइज को बढ़ा लेगी, और जब वो साइज बढ़ेगा तो वो ट्यूमर का रूप लेगा और वो बड़ा होता जाएगा, जैसा कि बिनाइन ट्यूमर में देखने को मिलता है। दैट इज नोन एज ए हाइपरट्रॉफी। सर हाइपरप्लेजिया का डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लेना, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, जैसा कि आपका सीए में होता है, कैंसर में होता है। सर अगला जो इसका होता है जिसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं और वो है आपका एट्रोफी। सर बात वही है, मैं उन्हीं 100 सेल का वापस से एग्जांपल ले रहा हूं, और ये जो 100 सेल का जो ऑर्गन है वो इतनी सी जगह में फैला हुआ था, बट यदि उस टिश्यू के अंदर उस टिश्यू में यदि आपकी एट्रोफी हो गई, तो एट्रोफी के अंदर होता है रेड्यूस या डिक्रीज या रेड्यूस साइज ऑफ सेल, यानी कि वो जो टिश्यू है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, यानी कि उसकी जो सेल की साइज है वो सेल की साइज छोटी हो जाएगी। सर आप इस चीज को यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। मैंने बोला है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के अंदर बोला है एट्रोफी ऑफ आई टिश्यू, यानी कि आंख के जितने भी टिश्यूज है उन टिश्यूज में एट्रोफी हो गई, तो आप सपोज करो जो आपकी आंख का जो अपना स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर के साथ में देखते हैं, सपोज करो ये जो रेटाइन है क्या वो इतनी देर में फैला हुआ रहेगा? क्या वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा? यदि वो छोटा हो गया तो सर उसको देखने में और दिक्कत आने लग जाएगी। यदि उसको देखने में दिक्कत आना स्टार्ट हो गई, वो तो आपका ब्लाइंडनेस है, वही क्या आपका ब्लाइंडनेस है। और एक इसके अंदर आपका और बचता है मेटाप्लेजिया। सर मेटाप्लेजिया का मतलब होता है कन्वर्जेशन ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियम into another epithelium, यानी कि आपका जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, एक टाइप का एपिथेलियम टिश्यू यदि किसी दूसरे टाइप के एपिथेलियम टिश्यू के अंदर यदि कन्वर्ट हो गया तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? सर मेटाप्लेजिया। सर याद रखना, ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि बता देना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार आपके रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जाती है। तो सर बात करते हैं कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, जेनेटिक कॉज, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल के अंदर मैंने बोला है आपका एनाप्लेजिया बोला है, मैंने एट्रोफी बोला है, और मैं कंजेनाइटल में क्या आपका ऐड कर सकता हूँ? सर कंजेनाइटल में मैं ऐड कर सकता हूँ यदि किसी बंदे के अंदर कंजेनाइटल रेटाइनोपैथी हो, यदि बंदे के अंदर जन्मजात रेटाइना के अंदर दिक्कत हो तो भी वो देखने में सक्षम होगा। सर अगला यदि मैं इसका कॉज करूं, पहला जो कॉज है वो मैंने डिस्कस किया था कि जो इसका पहला कॉज है वो क्या था? सर पहला जो कॉज है वो था अपना जेनेटिक, दूसरा क्या था? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, और तीसरा जो कॉज है वो है ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर। यानी कि बहुत सारी आंखों की बीमारियां जिनके अंदर यदि वो किसी बंदे में या किसी इंडिविजुअल में हो तो उसकी वजह से भी आपका ब्लाइंडनेस हो सकता है। और वो कौन सी बीमारी है? तो डियर देखिएगा, पहला मैं बात कर रहा हूँ ग्लूकोमा, काला पानी जिसको बोलते हैं। यदि किसी बंदे को ग्लूकोमा हो, अपन ने जब कल इसकी आई की एनाटॉमी पढ़ी थी उस टाइम मैंने बोला था कि जब आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है? सर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से अपनी एक डिजीज कंडीशन डेवलप होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसको और डिफाइन पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सर अगला मैं बोल रहा हूँ कैटरेक्ट।
कैटरेक्ट। क्या होता है सर कैटरेक्ट? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट यानी कि जो अपना आंख का जो लेंस है, यदि वो लेंस की जो ओपेसिटी है, जो लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी लैप्स हो जाए और उसमें ओपेसिटी हो जाए, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट बोलते हैं सर। बहुत बढ़िया सर। अगला यदि मैं डिस्कस करूं, अगला यदि मैं आपका ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर डिस्कस करूं तो मैं बोलता हूं कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉर्नियल अल्सर यानी कि मेरे को यानी कि ये जो अपना कोई ऐसा पेशेंट है जो प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडेंट है, लंबे टाइम से बेड पे, जो आईसीयू के अंदर है, जिसके अंदर आपका न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसकी आंखें बंद नहीं होती, आंखें कंटिन्यूस खुली होती है, आंखें पुतली खुली होती है। तो सर आंखें बंद नहीं होने की वजह से अपनी आंख, इस आंख का कॉर्निया तो धीरे धीरे सूखने लगता है, और सूखने की वजह से उसके ऊपर अल्सरेशन फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं कॉर्नियल अल्सर। और जैसे ही कॉर्नियल अल्सर हुआ तो कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी है वो लैप्स होगी कि नहीं होगी? और यदि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी लैप्स हो गई तो बंदा है वो कैसे देख पाएगा? उसका जो विजन है वो क्या होगा? इम्पेयर्ड होगा। और वापस बंदा की कौन सी डिजीज से सफर्ड होगा? सर वो बंदा वापस सफर्ड होगा अपनी एक बीमारी से, जिसको बोलते अपन ब्लाइंडनेस। सर अगला यदि मैं इसमें डिस्कस करूं कि और कौन सा ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से अपना ब्लाइंडनेस हो सकता है, तो सर ट्रॉमा, ऑप्थेल्मिक ट्रॉमा। सपोज करो किसी बंदे के कोई ट्रॉमा लग गया, कोई चोट लग गई। सर वो चोट किसी की भी हो सकती है। मान लो कोई पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट था, कोई शार्प ऑब्जेक्ट था जिसने क्या किया सर? उसने आपकी कॉर्निया को पेनिट्रेट कर दिया। जैसे कॉर्निया पेनिट्रेट होने से कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी थी वो क्या होगी? लैप्स हो जाएगी। और कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी लैप्स होने की वजह से क्या होगा सर? अपना विजन है वो इम्पेयर्ड होगा। सर मान लीजिएगा ये जो पेनिट्रेटिंग ऑर्गन है, ये जो आपका शार्प ऑर्गन है, इसने लेंस को तोड़ दिया हो। जैसा अपने यूजुअली अपने देखते हैं, बहुत बार देखते हैं कि किसी के जो सुई है वो करते टाइम सुई है वो आंख के अंदर घुस गई और जिससे आपका जो लेंस है वो डैमेज हो गया, आपका ट्रॉमा कर दिया, उसकी वजह से कैटरेक्ट होता है। ठीक है। सपोज करो जो इंजरी है वो इतनी ज्यादा थी कि ये जो आपका पेरीऑर्बिटल कैविटी है, इसका ट्रॉमा हुआ। इसके ट्रॉमा होने से क्या हुआ कि यहाँ की जो बोन है ब्रेकडाउन हुई, और बोन ब्रेकडाउन होने से वो आपकी आंख के अंदर घुस गई, इसकी पूरी एनाटॉमी को डिटोरिएट कर दिया। हेड इंजरी की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। तो सर इस टाइप के कुछ एक पर्टिकुलर ट्रॉमाज होते हैं। उन ट्रॉमा की वजह से क्या होता है सर? आपका जो क्लाइंट है वो किससे सफर्ड हो सकता है? ब्लाइंडनेस से सफर्ड हो सकता है। तो सर नेक्स्ट जो कॉज है वो पढ़ते हैं अपन सिस्टेमिक डिसऑर्डर। सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स किस टाइप के सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स? सर बहुत सारे सिस्टेमिक डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से आपका जो बंदा है उसको ब्लाइंडनेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, सर हाइपरटेंशन होने की वजह से क्या होगा सर? जब आपका अपना जो बीपी है वो ज्यादा हो, बढ़ा हुआ बीपी हो, कोई ऐसा पेशेंट जिसके अंदर कंटिन्यूसली बीपी का लेवल है वो बढ़ा हुआ हो, तो उसके अंदर इंटरनल हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इंटरनल हेमरेज की वजह से भी अपना जो विजन है वो इम्पेयर्ड हो सकता है, और अपना जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो किससे सफर हो सकता है? ब्लाइंडनेस से सफर हो सकता है। सर अगला कौन सा सिस्टेमिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से अपना ब्लाइंडनेस हो सकता है? तो सर डायबिटिक मेलाइटस, डीएम। सर डीएम की वजह से रेटाइनोपैथी होता है, और रेटाइनोपैथी होने से ब्लाइंडनेस हो गया। सर अगला कौन सा सिस्टेमिक डिसऑर्डर हो सकता है? सीवीए, स्ट्रोक,
यानी कि यदि किसी बंदे के अंदर सीवियर हुआ हो, ब्रेन हेमरेज हुआ हो, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हुआ हो, ब्रेन के अंदर थ्रोम्बोसिस बना हो, उसकी वजह से यदि सीवियर हुआ हो, क्योंकि अपना सीवियर वो दो टाइप का होता है, हेमरेजिक एंड थ्रोम्बोजेनिक। हेमरेजिक सीवियर हुआ हो, थ्रोम्बोजेनिक सीवियर हुआ हो, अल्टीमेटली क्या हुआ कि सर ये जो ब्रेन के अंदर अपना ब्लड सप्लाई था, उस पर्टिकुलर पार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो स्टॉप हो गई, तो ये जो पार्ट इसमें नेक्रोसिस हो गया। और सपोज करो जिस जगह की ब्लड सप्लाई स्टॉप हुई वो ब्रेन की वो जगह थी जिसका काम था विजन का। यानी कि मैं इसको यदि थोड़ा सा और करेक्टली यदि मैं इसको यहाँ बनाऊं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दिस वन इज द ऑक्सीपिटल एरिया और विजन का जो काम है वो कौन करता है? अपना ऑक्सीपिटल एरिया करता है। बहुत बढ़िया। तो सर किसी को सीवियर हुआ हो, स्ट्रोक हुआ हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? सर स्ट्रोक की वजह से आपका ब्लाइंडनेस हो सकता है। सर नेक्स्ट बात करते हैं, और क्या कॉज हो सकता है आपका ब्लाइंडनेस का, और क्या हो सकता है? तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। किस टाइप का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी? तो अपन ने बात किया था, वो एक भाई साहब ने क्वेश्चन भी पूछा था मेरे से रेटिनॉल का। यदि किसी के अंदर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो, यदि किसी में विटामिन ए डेफिशिएंसी हो, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी होने की वजह से विटामिन ए को अपन क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। और यदि किसी में रेटिनॉल की डेफिशिएंसी हो तो सर रोडोप्सिन नहीं बनेगा, और रोडोप्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। यानी कि आपके जो रोड्स थे उन रोड्स के फंक्शनिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो अपना प्रीकर्सर था वो कौन था? रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन किससे बना? रेटिनॉल से। और रेटिनॉल इज द विटामिन ए। यदि किसी में विटामिन ए डेफिशिएंसी हुई तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर ब्लाइंडनेस होगा। और ब्लाइंडनेस है वो किस टाइप का ब्लाइंडनेस है? सर दिस वन इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ब्लाइंडनेस। तो माय डियर मैं बोल रहा हूँ वापस कि अपना जो टॉपिक था ब्लाइंडनेस, किसको मैंने ब्लाइंडनेस बोला एज पर WHO? सर एज पर WHO गाइडलाइन ब्लाइंडनेस बिल्कुल क्लियरली है। कैसा? ऐसा कोई भी पर्टिकुलर बंदा जिसके अंदर का जो विजन है हेल्दी आई का, डोंट बी फॉरगेट, अनहेल्दी आई की नहीं बात कर रहा हूँ, अनहेल्दी आई तो गया। यदि जिसकी हेल्दी आई है, जो आंख बहुत अच्छे से काम कर रही है, और उस आंख का विजन भी यदि 20/200 है, यानी कि 20/200 है, तो उसको मैं किस में कंसीडर्ड करूंगा? ब्लाइंडनेस कंसीडर्ड करूंगा। सर ये जो इसके क्या क्या कॉजेज है? सर मैंने सबसे पहले बोला था जेनेटिक। यदि किसी के माताजी, पिताजी, दादाजी, नानाजी, नानी जी के अंदर यदि आपका ऐसा कोई डिसऑर्डर है तो वो आप इसमें हो सकता है। सर मैं बोल रहा हूँ अगला क्या? सर अगला मैंने बोला था कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। यदि किसी बंदे के अंदर जो आई टिश्यूज है, इन आई टिश्यूज की एट्रोफी हो, एप्लेजिया हो, यदि किसी के अंदर कोई बंदा है जिसके अंदर रेटाइनोपैथी हो, ठीक है, तो उन बंदों के अंदर अपन देखते हैं कि सर उसमें अपना क्या मिलेगा? सर उस बंदे के अंदर अपने को ब्लाइंडनेस मिलेगा। सर और क्या कारण कॉज हो सकते हैं ब्लाइंडनेस के? तो सर मैंने बोला है आपके ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर। यदि किसी बंदे में ये सर्टेन टाइप के ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर है, कौन कौन सा ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर? सर ग्लूकोमा, क्योंकि ग्लूकोमा का तो डेफिनेशन यही होता है, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर दैट कैन डिस्ट्रॉय टू योर ऑप्टिक नर्व। ऐसा कोई भी आपका ऐसा कंडीशन जिसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ के आपका जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज कर दे, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से क्या होगा? सर ब्लाइंडनेस होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑप्टिक नर्व ही नहीं रही तो दिखेगा कैसे? बिल्कुल सीधी सी बात है। सर अगला जो मैंने बोला था वो बोला था मैंने कैटरेक्ट, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, वो भाई साहब जो सीधा MCQ के लिए बैठे हैं, मोस्ट कॉमन कॉज है, स्टार लगा लेना, 1 2 3 4 5 6 जितने स्टार हो उतने लिखा लेना। मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया के अंदर आपके ब्लाइंडनेस का, दैट इज द कैटरेक्ट आपका मोस्ट कॉमन कॉज है, जिसके लिए सर्टेन टाइप ऑफ हेल्थ मिशन चल रहे हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी चल रही है, नेशनल कैटरेक्ट प्रिवेंशन प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, नेशनल ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, जो कभी ट्रेकोमा के लिए आया था, देखिएगा कंफ्यूज मत होना। नेशनल हेल्थ जो ब्लाइंडनेस प्रोग्राम है वो आया किसके लिए था? ट्रेकोमा के लिए, क्योंकि उस टाइम ट्रेकोमा की वजह से बहुत ज्यादा ब्लाइंडनेस होती थी। बट अब ट्रेकोमा नहीं है, अब क्या है अपना? कैटरेक्ट। अब क्या है? कैटरेक्ट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज द कैटरेक्ट। सर अगला मैंने बोला क्या?
यदि किसी के कॉर्नियल अल्सर हो तो कॉर्नियल अल्सर होने की वजह से क्या होगा सर, कॉर्निया पर अल्सर होगा तो उसकी ट्रांसपेरेंसी लैप्स होगी, और ट्रांसपेरेंसी लैप्स होने से ये जो बंदा है वो देख नहीं पाए। सर अगला मैंने बोला है ट्रोमा, यानी कि जो आई का स्ट्रक्चर है, यदि आई का स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी ट्रोमा लगा हो, उस वजह से आई का जो जनरल एनाटमी है वो डिटोरिएट हुआ है, जनरल एनाटमी मेंटेन नहीं रही, तो भी अपना जो क्लाइंट है उसको क्या होगा सर, उसको ब्लाइंडनेस होगा। बहुत बढ़िया। अगला मैंने बोला है सिस्टेमिक डिसऑर्डर, वेल एंड गुड। सर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं अपनी सिस्टेमिक जिनकी वजह से भी ब्लाइंडनेस होता है। कौन कौन सी बीमारियां हैं सर? हाइपरटेंशन, यदि किसी की बीपी बढ़ी हुई हो, अरे अपन सुनते हैं ना कि उसकी बीपी बढ़ने की वजह से खून की नसें वो फट गई, अरे खून की नसें फटेगी तो क्या होगा, ब्लड डिस्प्लेस होगा, बिखरेगा, जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वहां तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, और ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वहां नेक्रोसिस होगा। अब सपोज करो वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो है आपका रेटाइना, रेटाइना पे हेमरेज हुआ है मेरे डियर, तो रेटाइना पे नेक्रोसिस होगा कि नहीं होगा? आ रहा है समझ में बिल्कुल क्लियरली? यानी कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए पानी की तरह, बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए। डायबिटिक मेलाइटस, सर डायबिटिक मेलाइटस के साथ में अपन पढ़ते हैं रेटाइनोपैथी। अरे डायबिटिक मेलाइटस के आपने कॉम्प्लिकेशन पढ़े, एक नहीं पढ़े चार। सबसे पहला एंजियोपैथी, ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर, नेफ्रोपैथी, किडनी का डिसऑर्डर, नेफ्रॉन का, तीसरा आपके न्यूरोपैथी, नर्व का डिसऑर्डर, और चौथा अपन ने पढ़ा था रेटाइनोपैथी, यानी अपने जो रेटाइना है उसके ऊपर डायबिटिक मेलाइटस की वजह से वो बीमार होता है, और बीमार होने से क्या हो गया माय डियर सर, बीमार होने की वजह से उसको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रेटाइना का काम क्या था, नर्व वहां से ओरिजिनेट होना, और यदि वही बीमार हो गया तो नर्व कैसे ओरिजिनेशन का फंक्शन कैसे करेगा, और नहीं करेगा तो सर ये दिक्कत आएगी। सीवीए, बहुत बढ़िया। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, यदि किसी बंदे को स्ट्रोक है और वो जो स्ट्रोक हुआ है वो यदि आपका ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर हुआ है, तो सर ऑक्सीपिटल एरिया का काम क्या था, विजन का। ब्रेन में ऑक्सीपिटल एरिया का काम क्या होता है, विजन, और यदि उसका विजन डिटोरिएट होगा तो सर विजन डिटोरिएट होने से, आपका ऑक्सीपिटल एरिया का फंक्शन डिटोरिएट होने से वो बंदा ढंग से नहीं देख पाएगा, और जब ढंग से नहीं देखेगा तो सर मेरे डियर उस बंदे के अंदर ब्लाइंडनेस होगा। अगला मैंने डिस्कस किया था न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। क्या होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी? सर विटामिन ए डेफिशिएंसी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। विटामिन ए डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होगा सर, रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम है, और ये बनाता है रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन थ्रू रोड्स। अपन ने रोड्स के बारे में डिस्कस किया था आपका, क्लियर है माय डियर सर? अब देखते हैं कैसे उसको अपन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करेंगे। कैसे अपन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करेंगे कि किसी बंदे के अंदर ब्लाइंडनेस नहीं हो, कैसे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करेंगे? तो सर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के लिए हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। आप किसी बंदे का हिस्ट्री लीजिएगा और हिस्ट्री लेके उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिएगा, अपने को बहुत ज़्यादा हद तक अपन उस पेशेंट के डायग्नोसिस के पास पहुंच जाएंगे। सर आप इस पेशेंट का हिस्ट्री लो, पूछो इनको क्या दिक्कत है, तो सर जैसे ही अपन इनको पूछेंगे तो मेरा तो सीधा सा क्लियर सा मानना है कि इनको पूछने से पहले ही अपने को पता चल जाएगा कि इन भाई साहब को साइड तक देखने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज का सहारा लेके आपकी ओपीडी तक या आपके बेड तक आएंगे। वो सहारा लेकर आए मतलब उनको दिख नहीं रहा है। अब पूछो उनको, अम्मा जी, ताऊ जी, बाबू जी क्या हुआ है, तो ये बताएंगे कि सर दिखाई नहीं देता। क्या कहां तक नहीं दिखाई देता कि मेरे को बस अब जब आपके बिल्कुल पास में बैठा हूं या बैठी हूं तो आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, और वो भी कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लड दिखाई दे रहा है, वो भी क्लियर नहीं है। ब्लड आपका फेस हो गया, बिल्कुल क्लियर इसका विजन नहीं है, बल्कि विजन कैसा होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए, नहीं आ रहा इसका।
और पूछो और क्या दिक्कत है सर, वो बताएगा, उसको पूछो। कब से ड्यूरेशन जानने की कोशिश करो, ड्यूरेशन जानने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो काम है हिस्ट्री टेकिंग का वो ये है कि आप कॉज को ढूंढने की कोशिश करो। सर बताते पता चल गया कि नहीं दिखाई दे रहा, ब्लाइंडनेस है या नहीं है, क्या वो WHO की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो अपन लेटर ऑन देख लेंगे। क्योंकि जब इसका अपन और जब इसका असेसमेंट करेंगे, विजन को चेक करेंगे, उस टाइम अपन देख लेंगे कि भाई इस बंदे के अंदर सच में ब्लाइंडनेस है जो WHO के क्राइटेरिया को या गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है। तो WHO का गाइडलाइन क्या कह रहा था, 20/200, वो अपना WHO का गाइडलाइन कह रहा था। लेकिन यदि मैं हिस्ट्री के थ्रू मैंने कोज को ढूंढ दिया, तो कोज ढूंढने से मैं शायद तक इसके ब्लाइंडनेस को ट्रीट कर पाऊं, शायद मैं इसके ब्लाइंडनेस को और ढंग से दिखा पाऊं, ठीक कर पाऊं कि हाँ इसका ब्लाइंडनेस, इसका कारण ये है, और उसको मैं ठीक कर दूं ताकि ये जो दादाजी दादी या अम्मा जी जो भी है उनको ढंग से दिख जाए। सर उसको पूछो क्या हुआ हो, ये बताएंगे कि मैं काम कर रहा था, काम करते करते मेरे चोट लग गई, और चोट लगी थी उसमें मेरे, उसके बाद मेरे को दिखना बंद हो गया। ये आपको साहित्यक हिस्ट्री दे सकते हैं ग्लूकोमा की, या आपको हिस्ट्री दे सकते हैं कैटरेक्ट की, या आपको हिस्ट्री है वो दे सकते हैं आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की। सर ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है, ठीक है, इट मे बी बेबी, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आपकी ओपीडी के अंदर आया है, बच्चा तो बेचारा क्या बोलेगा, क्योंकि ब्लाइंडनेस जो अवेयरनेस है, जो ब्लाइंडनेस का जो रिव्यूज है पीडियाट्रिक के अंदर जो अपन रिव्यूज पढ़ते हैं, वो जो अपना आई का असेसमेंट है वो 6 to 7 वीक के बाद में अपने को स्टार्ट कर देना चाहिए। 6 to 7 वीक उसका एक बार ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए, ठीक है सर, 6 to 7 वीक और आफ्टर 6 मंथ करवा लेना चाहिए। और WHO का जो गाइडलाइन है वो ये बोलता है कि जो उसका स्क्रीनिंग है, ब्लाइंडनेस स्क्रीनिंग, वो होना चाहिए 6 to 7 वीक सबसे पहले, और 6 to 7 वीक के बाद में 6 मंथ, और 6 मंथ के बाद जैसे बच्चा 6-7 साल का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है, तो 6-7 साल के बाद 6 to 14 ईयर एनुअली, याद रखना इसको सर, 6 to 7 मंथ, 6 to 7 वीक ऑफ बर्थ, यानी कि लगभग 1.5 महीने का या 1.5 महीने का या 1.25 महीने का बच्चा हो गया, उस टाइम उसका असेसमेंट करवाइए, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन कराइए कि इसकी आंखें वो कैसी, इसके विजन एक्यूटी है वो कैसी है सर। देन आफ्टर 6 मंथ, और 6 के बाद में जैसे ही बच्चा 6-7 साल का होता है तो 6 से लेके 14 साल तक साल में कम से कम एक बार उसका ऑप्थेल्मिक रिव्यू करवाना चाहिए। ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एप्थेल्मोलॉजी की गाइडलाइन है, जिसमें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं कि मैं इसको फॉलो करूं, तो शायद तक इसको फॉलो करने से शायद तक जो ब्लाइंडनेस है उसको मैं प्रिवेंट कर सकूं। सर इस हिस्ट्री के थ्रू जैसे मैं देखूंगा तो मेरे सामने कोज आ जाएगा, और कोज दिखाई देने के बाद मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि यार ये कोज हट जाए, यदि ये कोज हट जाए तो शायद तक इसको हो जाएगा। सर मैं फिजिकल एग्जामिनेशन करता हूँ, और मेरा सीधा सा सिंपल सा बेसिक सा जो प्रिंसिपल है फिजिकल एग्जामिनेशन का वो ये है कि मैं इस पेशेंट को क्या करूँ, इंस्पेक्शन करूँ। मैं इस पेशेंट का जो चल रहा है पाल्पेशन, परक्यूशन और एक्सपल्टेशन मत भूलना। मैं बार बार इस चीज को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड सीधे क्वेश्चन आते हैं। सर या मैं इंस्पेक्शन करूँ, क्या देखूंगा इंस्पेक्शन में? सर मैं देखूंगा कि उसकी आंखें वो कैसी दिख रही है, ठीक है, क्या आंख के ऊपर कोई ट्रॉमा है, इंस्पेक्शन में दिखाई देगा ट्रॉमा, देखिएगा आंख के ऊपर ट्रॉमा तो नहीं है। सर क्या उसकी आंख में से कोई डिस्चार्ज है जो शो करेगा कि कॉर्नियल कोई डिजीज तो नहीं है। सर मैं लाइट डाल के देखूंगा कि उसके अंदर कैटरेक्ट तो नहीं है, और यदि मैं देखूं तो मैं ये देखूंगा कि उसकी जो आंख है उसकी अपीयरेंस कैसी है, नॉर्मली वो कैसी दिखाई देती है। सर और मैं क्या कर सकता हूँ इसका? सर मैं एक काम करता हूँ, इसका विजन टेस्ट करता हूँ, और विजन टेस्ट करने के लिए अपन विजन जो टेस्ट विजन एक्यूटी है उसको टेस्ट करने के लिए अपन ये दो चार्ट यूज करते हैं। एक है सेनल हाइट चार्ट और दूसरा है जेगर कार्ड।
जैगर कार्ड और चैनल आई चार्ट, मैं ये दोनों देखूंगा। ठीक है, कैसे पता करूंगा मैं? देखिएगा इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि आप एक काम कीजिएगा, जो भाई साहब है उनको 20 फीट अवे फ्रॉम चार्ट, उस चार्ट से 20 फीट दूर खड़ा कीजिएगा। 20 फीट दूर करने के बाद टेस्टिंग 1 आई एट ए टाइम बाय कन्वर्टिंग द अनदर, यानी कि उन भाई साहब को बोलिएगा, देखिएगा इसको चैनल साइट को यूज करने का सीधा सा तरीका होता है कि एक काम कीजिएगा, उन भाई साहब को आप बोलो कि एक आंख बंद करके एक आंख से देखो, एक आंख से उनको ये पढ़ाने की कोशिश करो। सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, इससे नीचे वाला, इससे नीचे वाला, इससे नीचे, इससे नीचे, इससे नीचे, इससे नीचे। सर यदि वो जैसे जैसे पढ़ेगा तो अपन ये पता कर लेंगे कि उसके अंदर कितना विजन लॉस है। सर उसको बोलिएगा, अब यदि अपने कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रखे हैं तो उनको हटाओ, ग्लास गॉगल्स यदि ऐसा कुछ है तो सारा का सारा हटाओ, और जो नॉर्मल विजन होता है वो 20 बाई 20 फीट या 6 बाई 6 मीटर होता है। 20 बाई 20 फीट या 6 बाई 6 मीटर, यानी 1 मीटर के अंदर ऑलमोस्ट आपके 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर का यदि मैं देखूँ तो लगभग अप्रोक्सीमेट 3 फीट का अप्रोक्सीमेट हो गया, 3 फीट और समथिंग कुछ होता है। ठीक है, 3 फीट के आसपास हो गया, तो 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, और वो जो ऊपर वाला बचा वो आपका 20 मीटर हो गया। तो आप 20 बाई 20 फीट बोल दीजिएगा या आप 6 बाई 6 मीटर बोल दीजिएगा। ये हो गई दूर की विजन चेक करने के लिए। अगला जो होता है वो होता है अपने नियर विजन चेक करने के लिए, और नियर विजन चेक करने के लिए जो अपन कार्ड यूज करते हैं उस कार्ड को अपन क्या बोलते हैं? ये दोनों के दोनों एमसीक्यूज है, लगा लेना डियर। चैनल चार्ट और नियर विजन के लिए जिगर चार्ट। सर इसके अंदर जिगर चार्ट क्या करते हैं? जो पेशेंट है इस पेशेंट से लगभग आपका 15 टू 20 सेंटीमीटर उस कार्ड को दूर रख के, 15 टू 20 सेंटीमीटर उस कार्ड को दूर रख के और उसको पढ़ाया जाता है और बोला जाता है कि आप इसको पढ़ो। जस्ट लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग, जितना दूर अपना न्यूज़पेपर होता है अप्रोक्सीमेट अपन 20 सेंटीमीटर या अप्रोक्सीमेट अपन दूर रखते हैं और उसको रीडिंग कराई जाती है कि आप रीडिंग कीजिएगा। और रीडिंग करने के बाद में वो रीडिंग यदि प्रॉपरली कर पा रहा है तो उसका सही है, नहीं है तो उसमें अलग अलग टाइप के लेंस यूज करके अपन देख पाएंगे कि हाँ ये जो बंदा है उस बंदे के अंदर शायद तक पास का नहीं दिखाई दे रहा। तो माय डियर जो मैंने पहला बोला है वो ये है कि चैनल चार्ट अपन यूज करेंगे। चैनल चार्ट के बाद अपन जिगर कार्ड की मैंने बात किया है नियर विजन के लिए, और ये फार विजन के लिए आपका हो गया। ठीक है माय डियर, आगे चलता हूं। अपन और कौन सा अपन और कौन सा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यूज कर सकते हैं? तो सर अगला होता है रेडियोलॉजिकल, और रेडियोलॉजिकल के अंदर एमआरआई ऑफ आई, आंख की एमआरआई करवाएंगे। सर आंख की एमआरआई करवाने से क्या निकलेगा? सर मैं एग्जैक्टली देख पाऊंगा कि उसकी साइज कैसी है। कहीं जैसे अपन ने देखा था कि एट्रोफी और एप्लेजिया जैसा तो कुछ नहीं है। सर मैंने देखा था रेटाइनोपैथी वाला, वो वाला इश्यू तो नहीं है। मैंने बोला था ऑप्टिक नर्व डैमेज, कहीं इस बंदे के अंदर ऑप्टिक नर्व तो डैमेज नहीं है। ठीक है, और सीवीए, ये सारी की सारी जो चीजें वो मैं एमआरआई के थ्रू ही फाइंड आउट कर लूंगा कि हाँ इस बंदे के इस जगह पर्टिकुलर आपका है तो ऐसा कोई डिसऑर्डर है। सर और क्या मैं इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को ऐड कर सकता हूँ? तो अगला जो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो मैं ऐड करूंगा। तो सर कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं जो आंख का जो ड्रेन है, आंखों में से जो पानी आ रहा है, मान लीजिए आपका कॉर्नियल अल्सर है, कैटराइटिस हो रखा है यानी कि कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन हो रखा है, आपका आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रखा है, तो मैं उसका जो ड्रेन है उस डिस्चार्ज का कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए सैंपल ले सकता हूँ।
उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा के मैं क्या असेस कर सकता हूँ कि हाँ यार भाई साहब इसके अंदर तो ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है। यदि ऐसा कुछ है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सर क्या मैनेजमेंट करूंगा मैं इसका? क्या मैनेजमेंट करूंगा? सर मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है किस पे? कोच पे। कोच पे क्या कोज रहा होगा इस बीमारी का? सर यदि इस बीमारी का जो कोज है वो ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर होगा तो उनको ठीक करो। ग्लूकोमा है, मेडिकेशन दो। यदि आपका ग्लूकोमा के अंदर एक्यूट कंडीशन का है तो उसके लिए अपन सर्जरी है जो ग्लूकोमा के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। कैटरेक्ट है तो सर्जरी कीजिएगा क्योंकि कैटरेक्ट की सीधी सर्जरी होती है। एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर जो अपन यूज करते हैं। सर नया लेंस यूज करेंगे, नया लेंस लगा देंगे, सर्जिकली इंट्राओक्यूलर लेंस लगा देंगे IOL। सर यदि इस बंदे के अंदर कॉर्निया का है, कॉर्निया वाला इश्यू यानी कि कॉर्नियल अल्सर हो गया, कॉर्निया डैमेज हो गया पूरा का पूरा, तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन किसी कैडेवर का कॉर्निया, उस कैडेवर के कॉर्निया को उसके ऊपर ट्रांसप्लांट कीजिएगा। यदि कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गया तो जो दिक्कत कॉर्निया की वजह से हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। सर यदि इस बंदे के अंदर कोई इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है तो अपन मेडिकेशन देके उसको ठीक कर सकते हैं। सर अगला जो इसका अगला इसका जो मैनेजमेंट बनता है वो बनता अपना कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस अपन कॉन्टैक्ट लेंस यूज करेंगे। और ये जो कॉन्टैक्ट लेंस है इनका क्या होता है? सर ये कॉन्टैक्ट लेंस है वो विजन एक्यूटी को वापस लाने की कोशिश करेगा। सर कॉन्टैक्ट लेंस कब काम करेगा? सर कॉन्टैक्ट लेंस तभी काम करेगा जब इस बंदे के अंदर रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से, वापस बोल रहा हूं सुन लेना, कॉन्टैक्ट लेंस कब काम करेगा? कॉन्टैक्ट लेंस तभी काम करेगा जब इस बंदे में रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से ब्लाइंडनेस हुआ हो। सपोज करो किसी बंदे का रेटाइना डैमेज है और आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हो, भले ही लगा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि जब तक रेटाइना उस पिक्चर को पिकअप नहीं करेगा तब तक अपने को कोई फायदा नहीं है। विजन कहां से आएगा? यदि ऑप्टिक नर्व डैमेज है तो ऑप्टिक नर्व के साथ में अपने ऑप्टिक नर्व डैमेज है सामने आप कितने से अच्छा आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाइएगा, कोई उसका जो अपने सामने जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं आएगा। सर और कॉन्टैक्ट लेंस कौन से में अपन अवॉइड कर सकते हैं? मान लीजिए किसी के अंदर कॉर्नियल ओपेसिटी हो, कॉर्नियल अल्सर हो, उसमें आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा के भी क्या कर लेंगे? क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे तो भी दिक्कत तो वो की वही होनी है। तो सर कॉन्टैक्ट लेंस या गॉगल्स है वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर वाले पेशेंट में काम करेंगे। यदि किसी बंदे के अंदर आपका रेटाइना का इश्यू है, रेटाइनल डिटैचमेंट है, उसकी डिफरेंट सर्जरी होगी। सर यदि कोई सिस्टेमिक डिजीज है तो उसको ट्रीट कीजिएगा। उसको जब ट्रीट करेंगे तो क्या पता अपने को यहाँ पे फायदा मिल जाए। सर अगला जो बंदा है उस बंदे के अंदर उसको अपन में और क्या मैनेजमेंट ऐड कर सकता हूँ? तो सर जो अगला जो मैनेजमेंट है वो सीधा सा है स्क्रीनिंग। कॉन्स्टेंटली आप स्क्रीनिंग करते रहिएगा उस पेशेंट का, ठीक है? दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है? सर अगला जो इसका मैनेजमेंट आता है वो आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। जिस हिसाब से ब्लाइंडनेस का जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट क्राइटेरिया से होता हुआ आया था। और वो डिफरेंट क्राइटेरिया से इस वजह से होता आया था क्योंकि ब्लाइंडनेस के जो कॉजेज है वो बहुत सारे थे। तो सर नर्सिंग मैनेजमेंट भी उसी टाइप से होगा, बट जो असेंशियल नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, जो प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, जो तो होना ही चाहिए चाहे कारण कुछ भी रहो। यदि किसी अम्मा जी को नहीं दिखाई दे रहा, किसी दादाजी को नहीं दिखाई दे रहा, ताऊ जी को नहीं दिखाई दे रहा,
तो उसका जो एसेंशियल नर्सिंग मैनेजमेंट है जो होना चाहिए वो सबसे पहला वो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सर आप उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिएगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने से क्या फायदा मिलेगा? सर साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने पे उनमें एंजाइटी लेवल कम होगा। एंजाइटी कम होगा तो जो कंडीशन है वो वर्स्ट होने से बचेगी, क्योंकि अभी तो अपन ने डिस्कस किया है, क्योंकि यदि एंजाइटी होगा तो बीपी बढ़ेगा, एंजाइटी होगा तो ब्लड ग्लूकोज है वो एक्सेलरेट होगा। यदि उस बंदे में एंजाइटी होगा तो सर्टेन दिक्कतें और आनी स्टार्ट होगी। तो मैं उन चीजों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट के थ्रू बचा सकता हूं। सर प्रोवाइड फिजिकल असिस्टेंस, प्रोवाइड फिजिकल असिस्टेंस, यानी कि जो भाई साहब है जो भी है उनको आप फिजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिएगा। किस टाइप का फिजिकल असिस्टेंस? ड्यूरिंग एम्बुलेशन, जब भी वो बंदा घूमने जा रहा हो, ठीक है, जब भी उनको वॉशरूम जाना हो, जब भी उनको बेड से उठना हो, ठीक है, उस टाइम आप उनको फिजिकल असिस्टेंस दीजिएगा। क्या होगा उससे? सर वो गिरेंगे नहीं, उनमें ट्रॉमा नहीं होगा, अदरवाइज वो गिर सकते हैं क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगला जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो है एक्टिवेशन ऑफ कॉल बेल सिस्टम। एक्टिवेशन ऑफ कॉल बेल सिस्टम यानी कि आप जो पेशेंट या जो क्लाइंट है, ठीक है, पेशेंट बोलना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा होता है, ठीक है। सर जो भी आपके क्लाइंट है उन क्लाइंट को आप ये काम कीजिएगा, एक्टिवेट कीजिएगा। कॉल बेल सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। उन अम्मा जी को, ताऊ जी को, दादाजी को बताइएगा कि जब कभी भी आप जरूरत हो, जब कभी भी आपको उठना हो, बैठना हो, बाहर जाना हो, वॉशरूम जाना हो, बाहर घूमने लिए जाना हो, तो आप एक काम कीजिएगा, ये जो बेल है इस बेल को दबाइएगा, इस आप बटन को प्रेस कीजिएगा। बटन प्रेस करने से मेरे को पता चल जाएगा कि आपको जरूरत है और मैं आपके बेड पे आके आपकी हेल्प करूंगा या करूंगा। क्या होगा इससे? सर ट्रॉमा नहीं होगा। मैंने कल की क्लास में जब मैं आपको मिनस्टिजिस पढ़ा रहा था, जब मैं आपको ओटाइटिस मीडिया का नर्सिंग केयर पढ़ा रहा था, जब मैं आपको पोस्ट ऑपरेटिव ड्यूरेशन में मैं पढ़ा रहा था कि पेशेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। पेशेंट की जो सेल्फ एस्टीम है, अंदर की जो भावना है वो जागृत होनी चाहिए, अंदर की भावना नहीं मरनी चाहिए कभी भी पेशेंट की। और मैं इन सर्टेन टाइप ऑफ नर्सिंग केयर से मैं इन दोनों के दोनों जो मैंने चीज़ें बताई आपको, चाहे वो आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो या सेल्फ एस्टीम हो, इन दोनों को इनके थ्रू ही आपका क्लियरिफाई कर पाऊंगा और पेशेंट को अच्छा खासा असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाऊंगा। अरे सही है कि नहीं है? चले आगे की तरफ बात करते हैं कि सर इसको और क्या नर्सिंग केयर में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो सर डिपेंड करता है, सर्जरी हुई है तो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर दीजिएगा, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इसको प्रोवाइड कीजिएगा। ऑप्थेल्मिक के लिए कौन सी पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है? वो जैसे ही मैं अभी नेक्स्ट डिजीज आपको कैटरेक्ट पढ़ूंगा तो कैटरेक्ट सर्जरी के साथ में पढ़ूंगा जो सब डिजीज में कॉमन है, और कैटरेक्ट के साथ मुझको इसलिए पढ़ूंगा अब वहाँ की पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर को, क्योंकि सर जब कैटरेक्ट अपन पढ़ेंगे तो कैटरेक्ट के साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस है वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो नर्सिंग केयर के साथ में पूछे। इज इट राइट? क्लियर है सर? आगे की तरफ चलते हैं। और क्या नर्सिंग मैनेजमेंट चाहिए इनको? सर जो नेक्स्ट मैनेजमेंट है वो यही है कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखिएगा और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए इन भाई साहब के दादाजी ताऊजी की सेवा कीजिएगा, नर्सिंग केयर प्रोवाइड कीजिएगा। और जब इनका नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे तो सर ये जो भी क्लाइंट है अपने वो जल्दी ठीक हो गए, शायद देखना स्टार्ट करके अपने वहाँ से विदा लेंगे और बताएंगे। सर यही मेरा एक टॉपिक खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसके अंदर ऑलमोस्ट ऑप्थेल्मिक जो डिसऑर्डर है उनके साथ में अपन ने डील किया था, वो खत्म होता है जिसको अपन ने बोला था ब्लाइंडनेस।
एक बार मैं क्विक रिवाइज करवा देता हूँ ब्लाइंडनेस का। सर कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है नहीं। पहला 20/200, दूसरा एज पर WHO गाइडलाइन है, तीसरा सर जेनेटिक, कंजेनाइटल, सिस्टेमिक डिसऑर्डर, ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। पांचवा क्या क्या है सर? हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। काम आधा तो अपना वही हो गया हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में। सेलन चार्ट और जेगर चार्ट अपने डिस्कस किए हैं। क्या मैनेजमेंट करेंगे सर? जो मैनेजमेंट है वो सीधा सा सिंपल सा प्योर सा मैनेजमेंट है कि यार जो चीज है उसको ठीक करो, ये ठीक हो जाएगा। जो भी जिस कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुआ था, ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा की मेडिकेशन दो। कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट की सर्जरी करवाएंगे तो उनको दिखने लग जाएगा। सर रेटाइनल डिसऑर्डर है तो रेटाइना के बारे में सोचेंगे। सीवीआई हाइपरटेंशन है तो उनकी मेडिसिन देंगे, जब वो ठीक होंगे तो अपना ठीक हो जाएगा। क्या नर्सिंग केयर करेंगे सर? नर्सिंग केयर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में, और इन पेशेंट की जो सेल्फ एस्टीम है उसके साथ में। क्योंकि आप खुद सोचिएगा यदि किन्हीं भाई साहब को नहीं दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, और मैं उनको बोलूं ए अंधे इधर, तो एक बहुत ही बड़ा जो अपन पढ़ते हैं प्लॉट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, प्लॉट के अंदर पढ़ते हैं कि यार ये जो है वो तो एक साथ साथ ऑफेंसिव क्राइम है। आप सोच समझ के पेशेंट के बारे में उल्टा बोल रहे हो तो वो आपका एक क्रिमिनल प्लॉट के अंदर जाता है, ठीक है, जो कि एक नर्स के लिए कतई सही नहीं है। सर ऐसा कुछ अपन सारा का सारा करेंगे एक डिजीज के अंदर जिसको अपन ने क्या बोला है? ब्लाइंडनेस। So let's we have a break of 5 minutes. Later on we will discuss about the next disease, and that disease is a cataract. Thank you so much for your kind attention.